हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन का हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। ठीक है ना, हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले एक वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था विद्युत रसायन के बेसिक चीजों के बारे में, जिसमें हमने आपको समझाया था कि चालक क्या है और कुचालक या अचालक क्या होते हैं, चालक के प्रकार क्या होते हैं। चालक के दो प्रकार होते हैं, हमने आपको समझाया था। सबसे पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक को इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर और विद्युत अपघटनी चालक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत अपघटन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम देखिए हमारे पास दो तरह के चालक हैं। एक चालक है धात्विक चालक और दूसरा चालक है विद्युत अपघटनी चालक, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, हमने आपको समझा दिया था कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आवेश का जो प्रवाह होता है या विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से। ठीक है ना, तो इस चीज को हमने आपको पिछले वाली वीडियो में समझा दिया था। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि हम लोग विद्युत अपघटन को पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो धात्विक चालक के बारे में यानी किसी धातु में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है उस चीज को पढ़ने के लिए हमारा जो टॉपिक है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं करंट वाले टॉपिक में, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, लेकिन अगर जलीय विलयन की बात करें कि जैसे मान के चलिए किसी जल में हम नमक को घोल के और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, इस चीज को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर आप इस चीजों को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या है ये चीज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, वैसा पदार्थ जो जल में घुलने या पिघली अवस्था में, या तो जल में घुलेगा या पिघली अवस्था में आयनों का मतलब क्या होता है, आयनों का मतलब हो गया धनायन, यानी धनायन मतलब पॉजिटिव आयन और ऋणायन मतलब नेगेटिव आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। जितने भी विद्युत अपघटन होते हैं इसको हम जैसे ही जल में घोलते हैं तो या तो ये आयन में टूटेंगे या तो धनायन में होगा नहीं तो ऋणायन में होगा। ठीक है, अब देखिएगा इस विद्युत अपघटन का खासियत क्या है, जरा इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला विशेषता समझिएगा, विशेषता, इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे ये जो विद्युत अपघटन है, विशेषता समझिएगा, ये जो विद्युत अपघटन है जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे कहने का मतलब ये जब ये सॉलिड अवस्था में होते हैं तो उस केस में विद्युत का कोई भी प्रवाह इसमें नहीं होता है। तो हमने पहला बात क्या हमने बताया आपको कि जैसे ये मतलब विद्युत अपघटन होते हैं जिसको हम घोलते हैं, जैसे नमक है, नमक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नमक जब ठोस में होता है, जब ठोस अवस्था में होगा तो उसमें अगर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसी नमक को अगर आप पानी में घोल देते हो तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट, है ना, तो सॉलिड स्टेट में ये वाले जो होते हैं, जो मतलब विद्युत अपघटन होते हैं, विद्युत अपघटन जो सॉलिड अवस्था में होते हैं, इसमें विद्युत धारा का कोई भी कंडक्शन या चालन नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसमें क्या होगा, नहीं होगा। जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस केस में ये अचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अचालक। इसका मतलब अचालक कहने का मतलब क्या होता है, अचालक कहने का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको, नॉन कंडक्टर। यानी हमने आपको क्या बताया कि जैसे कोई भी अगर विद्युत अपघटन है, अगर वो ठोस अवस्था में मौजूद है तो उस केस में विद्युत धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा और वो उस केस में हम उसको क्या कह देंगे, अचालक। लेकिन अगर यही जो विद्युत अपघटन है, इसी को अगर हम जलीय विलयन में घोल देते हैं, जलीय विलयन में घोलने पर जलीय विलयन बना दिए, है ना, ये इसको हमने क्या किया, इसी जो विद्युत अपघटन है, जैसे नमक है, चीनी है, इसको हमने क्या कर दिया, घोल दिया। ठीक है ना, तो चीनी की तो बात हटा दीजिए, लेकिन अगर नमक की बात की जाए तो नमक को घोल दिया। तो जब ये जलीय विलयन में होते हैं या पिघली हुई गलित अवस्था में होते हैं, गलित अवस्था, मोल्टेन स्टेट, जलीय विलयन में, तो हमने क्या बताया आपको, जलीय विलयन में
तो जैसे ये जलीय विलयन में होते हैं या मोल्टेन स्टेट में होते हैं, इस गलित अवस्था को हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट, या एक्वस सॉल्यूशन में जब ये हो जाएंगे तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तब क्यों होगा विद्युत धारा का प्रवाह? क्योंकि इसमें अब ये टूट जाएगा दो आयनों में, एक होगा धन आयन और दूसरा होगा ऋण आयन, है ना। तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें आयन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुक्त आयन उपस्थित हो जाएंगे, मुक्त आयन की उपस्थिति, मुक्त आयनों की उपस्थिति। अब ये जो मुक्त आयन होते हैं ये आवेश के प्रवाह के लिए जिम्मेदार या विद्युत धारा के प्रवाह को मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को शुरू कर देते हैं। इस केस में इसको हम कह देते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। और चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया। अब ये चालक हो गया, इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, सुचालक। इसको हम ये भी कह सकते हैं सुचालक। अब ये मुक्त आयन दो तरह के आयन हो सकते हैं, एक होगा धन आयन एक होगा धन आयन और दूसरा जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, है ना। और दूसरा जो आयन होगा उसको कहते हैं ऋण आयन, ऋण आयन, जिसको हम कह देते हैं नेगेटिव आयन, जिसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव आयन। तो हमने आपको यही बताया कि विद्युत अपघट्य की विशेषता में हमने आपको बताया कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो उस केस में विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं करते हैं, उस केस में हम इसको क्या कह देते हैं, अचालक कहते हैं। लेकिन जैसे इसको हम पानी में घोल देते हैं या जल में घोल देते हैं या इसका एक विलयन तैयार कर लेते हैं जो मोल्टेन स्टेट में होता है या गलित अवस्था में होता है, उस केस में विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। उस विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं और यही मुक्त आयन जो दो तरह के होते हैं, एक होता है धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन। इसी के कारण ये क्या हो जाते हैं, चालक या सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया यहाँ तक? इतना नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए। विशेषता में एक और बात आप याद रखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसी में अभी विशेषता में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमारे शरीर में जो होता है, हमारा शरीर जो होता है उसमें भी आयन्स मौजूद होते हैं। ये आयन्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम एक बात आपको बताएंगे, जरा इस चीज को आप लिखिएगा। एक लिखिएगा आप बात कि हमारे शरीर में दो तरह के आयन होते हैं, एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। ये हमारे नसों और मांसपेशियों को काम करने के लिए आवश्यक है। तो हमने क्या बताया आपको, एक नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, नोट में, कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, यानी मनुष्य के शरीर में, ठीक है ना, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघटय पाए जाते हैं। ठीक है ना। वो विद्युत अपघटय कौन कौन है? जैसे एक है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। के को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जैसे विद्युत अपघटय पाए जाते हैं, जैसे विद्युत अपघटय, क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम जैसे विद्युत अपघटय पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? तो काम यही है दोस्तों कि ये हमारे नसों को और हमारे मांसपेशियों को काम करने के लिए जरूरी है। तो ये क्या करते हैं हमारे, इसका काम क्या है? कार्य की बात किया जाए तो ये कार्य करते हैं नसों और मांसपेशियों को मूवमेंट करने में, है ना। नसों और मांसपेशियों को काम करने के लिए, नसों और मांसपेशियां तभी काम करेगी जब ये सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जो ये उसका यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, सोडियम हमारे माइंड के तांत्रिका तंत्र में जाता है और ये सिग्नल का काम करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सिग्नल जरूरी है। जैसे हम हाथों को, जैसे हमको हमारे मुंह को बोलना काम है, तो ये सिग्नल ले जाने और ले आने का काम सोडियम करता है। ठीक है ना। उसी तरह पोटेशियम का भी जरूरी है। हमारे बॉडी में हम नमक क्यों खाते हैं? नमक इसीलिए खाते हैं क्योंकि नमक से हमारी मांसपेशियां और नसें क्या होती है, अच्छी तरीके से काम करती है। और नमक में यानी NaCl होता है, NaCl में क्या मिल जाएगा? सोडियम। और KCl भी एक प्रकार का नमक ही है, उसमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम। तो हमारे शरीर में, यहाँ शरीर होगा, यहाँ पे शरीर होगा, ठीक है ना। हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे विद्युत अपघटय भी पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है नसों और मांसपेशियों को काम कराने के लिए। नसों और मांसपेशियों को काम कराने के लिए एकदम जरूरी है, आवश्यक है ना। इतना नोट किया जाए, फिर आगे देखते हैं। तो हमने विद्युत अपघटय के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिया। अब ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो आइए समझते हैं विद्युत अपघटयों के प्रकार। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, विद्युत अपघटय के प्रकार। सब लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटय के प्रकार। विद्युत अपघटय के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देखिए विद्युत अपघटय की बात करें तो विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार, टू टाइप्स। सबसे पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। क्या कहते हैं इसको? प्रबल विद्युत, हम इसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघटय। दूसरा जो विद्युत अपघटय है जिसका नाम है दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय, ठीक है। इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघटय और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। अब आइए इस दोनों के बारे में बढ़िया से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्रबल विद्युत अपघटय। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रबल विद्युत अपघटय क्या होता है, ठीक है। हेडिंग लगाइए प्रबल विद्युत अपघटय। तो मेरा हेडिंग लगा हुआ है प्रबल विद्युत अपघटय जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला बात इसके बारे में, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए प्रबल विद्युत अपघटय वैसा विद्युत अपघटय होता है जो जल में घुलने के बाद पूर्ण रूप से टूट जाता है, यानी 100% क्या होता है? टूट जाता है। मतलब प्रबल विद्युत अपघटय को जैसे आप पानी में घोलोगे तो ये जैसे जल में घुलेगा, पानी में घुलेगा तो ये 100% टूट जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी बचने वाला नहीं, एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। तो हमने क्या बताया? वैसा विद्युत अपघटय। इसकी परिभाषा लिखिएगा आप लोग, वैसा विद्युत अपघटय, वैसा विद्युत अपघटय, वैसा विद्युत अपघटय जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से भी कह सकते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। पूर्ण रूप से मतलब कहने का मतलब 100% है ना। पूर्ण रूप से कहने का मतलब क्या हो गया? 100% आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। उसे प्रबल विद्युत अपघटय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? वैसा विद्युत अपघटय जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं उसे हम प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघटय की बात करें तो ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के 3 प्रकार होते हैं, के 3 प्रकार होते हैं। मतलब वैसा विद्युत अपघटय जो 100% पानी में डालने के बाद 100% में आयनित हो जाए या टूट जाए, ऐसे विद्युत अपघटय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला जो है 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा, 1 नंबर में लिखेंगे प्रबल अम्ल। सबसे पहला क्या है? प्रबल अम्ल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच मान लगभग 0 से 3 के बराबर होता है, वो आगे वाले टॉपिक में समझ जाएंगे। दूसरा जो है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार।
जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तीसरा जो है वो है आपका लवण, क्या है, लवण, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, क्या कहते हैं, सॉल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट। समझिएगा ध्यान से। तो हमने आपको जितने भी सभी जो लवण है, ऑल लवण्स है ना, सभी लवण इसमें क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है कि वैसा विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से या पूर्णतः 100% आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है प्रबल क्षार जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा है लवण जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं सबसे पहला जो है प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहां से समझिएगा ध्यान से कि प्रबल जो है, प्रबल अम्ल के बारे में हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं कि प्रबल अम्ल, आप लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम कर रहे हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं ये कैसे विद्युत अपघट्य होते हैं। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रबल अम्ल कैसे विद्युत अपघट्य होते हैं, तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाइएगा सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल अम्ल लिखेंगे ना, यहां हम प्रबल विद्युत अपघट्य में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, और इसी का पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रबल अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रबल अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको। देखिए प्रबल अम्ल जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके पीएच मान की बात किया जाए तो ये लगभग 0 से 3 के बीच में होता है। 0 से 3 के बीच में जितने भी अम्ल होते हैं उसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। अम्ल तो आप जानते होंगे ना, अम्ल किसे कहते हैं, ऑलरेडी आप लोग 10th में या 9th में पढ़े होंगे। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझिएगा। इसका पीएच मान जो होता है, इसके पीएच मान की बात किया जाए तो थोड़ा सा बता देते हैं। इसका पीएच मान जो होगा दोस्तों 0 से 3 के बीच होगा। 0 से 3 के बीच जिसका पीएच मान होता है उसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिएगा प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो प्रबल अम्ल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7। अब ये 7 दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आप लोग ध्यान समझिएगा, सबसे पहला जो अम्ल है जिसका नाम है HCl, क्या नाम है, HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो है, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा है H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा उसका नाम है HNO3। क्या नाम है इसका, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तीसरा जो है जिसका नाम है HI को हम कहते हैं हाइड्रो आयोडाइड। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रा आयोडिक, हाइड्रो आयोडिक। ये आपका 30 चौथा हो गया। पांचवा जो है दोस्तों उसका नाम है HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। एसिड को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल। तीसरा जो दोस्तों है, तीसरा नहीं, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 वाला जो है HClO4, इसका नाम क्या है, HClO4। इसको हम कहते हैं दोस्तों परक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, परक्लोरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं परक्लोरिक अम्ल। चौथा है उसका नाम है HClO3। क्या नाम है इसका, HClO3, इसको कहते हैं क्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, क्लोरिक अम्ल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, जिसका नाम है विद्युत अपघटय। और उसी में हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग सीख रहे हैं जो है प्रबल अम्ल, जो जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक होता है। और हमने आपको बताया कि प्रबल अम्लों की संख्या होती है 7। सबसे पहला है HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, HI जिसको हम कहते हैं हाइड्रो आयोडिक अम्ल, क्या कहते हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। चौथा जो है जिसका नाम है, पांचवा जो है इसका नाम है HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। छठवा जिसका नाम है HClO4 परक्लोरिक अम्ल। सातवां जो है उसका नाम है दोस्तों HClO3 क्लोरिक अम्ल। एक बार देख लेते हैं वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो क्लियर है एकदम दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो हमने प्रबल अम्ल के बारे में बताया। अब ये दिक्कत ये है कि आप प्रबल अम्ल तो ठीक है 7 होते हैं, लेकिन आप इसको प्रबल विद्युत अपघटय क्यों कर रहे हो? क्या ये सच में 100% में टूटता है? तो बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, इसकी ये एकदम 100% में टूटता है। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया HCl, क्या लिया HCl को दोस्तों जैसे ही हमने जल में डाला, किस में डालना, जल में। जैसे HCl को हमने जल में डाला तो होगा क्या, ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। इसका जो डिसोसिएशन की दर होती है, वियोजन या वियोजन की दर यानी अल्फा की मान करें, ये होता है वियोजन जिसको हम डिसोसिएशन भी कहते हैं, डिसोसिएशन ये इसका होता है 100%। क्या होता है, 100%। ये इसका वियोजन की जो दर होता है कितना होता है, 100% होता है। आप समझिएगा कैसे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 मोल इसका HCl का है, तो अब 1 मोल हो गया तो यहाँ कितना होगा, 0 और 0, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही अब ये जैसे हम पानी में घोल रहे हैं तो HCl कम होगा और H प्लस और Cl माइनस ज्यादा बनेगा, तो इसके मोल की संख्या घटेगी, है ना। और 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा, और यहाँ बन जाएगा अल्फा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा, 2 होता तो 2 अल्फा, 3 होता तो 3 अल्फा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा, यहाँ भी 1 है तो 1 अल्फा, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि इसका अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा बराबर 100% है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 100% का मतलब क्या होता है, 1 ना। अल्फा का मान कितना है, 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 और ये देखिए 1, यानी ये कंप्लीट खत्म हो गया, है ना। HCl जो है जैसे ही इसको पानी में हमने घोला तो ये लगभग ये खत्म होके 0 हो गया, और H प्लस और Cl माइनस सारा का सारा उसका मतलब मात्रा बन गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरह से होता है प्रबल अम्लों की बात, ठीक है। एक एक करके सबको समझाते हैं। HCl तो समझ में आ गया ना। HCl में क्या हुआ कि HCl को जैसे हमने पानी में घोला तो पहले 1 था ये, अब ये यहाँ कुछ नहीं बना। देखिए जब समय की शुरुआत हुआ t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे तो अभी कुछ नहीं हुआ है, HCl वैसे ही रखा हुआ है, पानी में भी नहीं डाले हैं, तो अभी तो ये बनेगा नहीं ना, 0 0 होगा। लेकिन जैसे ही पानी में आपने डाल दिया HCl को, तब ये बन के 1 से हो जाएगा 0, और यहाँ बन जाएगा, देखिए 1 है तो 1, यहाँ भी 1 है तो 1। अब इसको सरल भाषा में समझिएगा, जैसे मान के चलिए, इसको नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अब आपको समझाते हैं बढ़िया से, एक बार समझाना जरूरी था। हमने क्या बोला कि इसका जो अल्फा होता है, अल्फा यानी वियोजन, ये 100% होता है, यानी ये डिसोसिएशन, द रेट ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की जो दर होती है, वियोजन की माने टूटने की दर, सीधा सीधा समझिए, टूटने की दर क्या होती है, 100%। अब कैसे होता है 100%, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एग्जांपल HCl को समझते हैं, ठीक है ना। अभी समझाया हमने, HCl जैसे ही पानी में डालेंगे तो H2O, अब ये हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ कितना होगा, 0 और 0। कुछ देर में क्या होगा, ये कट पूरा खत्म हो जाएगा 0, और यहाँ बन जाएगा 1 1। तो इसी तरह देखिए ये कंप्लीट टूट गया ना, कंप्लीट टूट के देखिए हाइड्रोजन को 1 बना दिया और Cl माइनस भी 1 बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह के विद्युत अपघटय को हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय, जो पूरा टूट रहा है, एकदम पूरा टूट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए H2SO4 को समझिए, H2SO4, ठीक है। इसको आप पानी में डालिए, पानी में डालिएगा तो क्या होगा, अब ये देखिए H दूगो है ना, H जो होता है वो हमेशा प्लस आयन अपने पास रखता है। H के पास कितना आयन रहेगा, प्लस आयन, तो यहाँ हो जाएगा H प्लस, लेकिन H को है, दूगो है, तो यहाँ रख दीजिए 2। SO4 जो होता है वो -2 में टूटता है, ऐसे SO4 -2। अब देखिए यहाँ 1, तो यहाँ 0 और 0, ठीक है।
अब यहाँ खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रबल प्रबल विद्युत अपघटन है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा दू। क्यों दू होगा? क्योंकि H प्लस तो एक है, लेकिन H ऐसा H प्लस कोई गो है, दो गो है, तो जो यहाँ रहता है उससे गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 1 तो 2 हो गया, और यहाँ 1। अरे समझ में? यहाँ कितना हो जाएगा? 1। तो H2SO4 HCl समझ में आ गया। अब आइए आप समझाते हैं आपको HNO3 को, ठीक है। इसको मिटाइए, नोट कर लीजिए, पहले इसको मिटाते हैं फिर। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो है HNO3, यहां लिखते हैं HNO3। अब इसको देखिए, जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H प्लस और NO3 माइनस, NO3 माइनस 1। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ भी कितना होगा? 0। ये खत्म हो गया तो यहाँ कितना बन जाएगा? 1 1। लो बोलो, समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, अब हम HI को तोड़ते हैं। HI, तो HI ये कैसे टूटेगा? जल में जैसे ही डालोगे आप तो H प्लस और I माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। I माइनस में, ठीक, I माइनस में। अब यहाँ 1 तो यहाँ भी 0 और 0, तो यहाँ 0 तो यहाँ 1 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है ना। 2 होता तो 2 होता, 3 होता तो 3 होता। तो ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। यानी हमने, देखिएगा, हमने आपको ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, और ये भी समझा दिया, और ये भी समझा दिया। अब HBr बता है और HCl4, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं HBr और HCl। अब तीनों को देख लेते हैं एक ही साथ, ठीक है ना। तीनों को एक साथ देख लेंगे तो हमारा टॉपिक हो जाएगा पूरा। देखिए तीनों को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं HBr को, ठीक है ना। HBr ये कैसे टूटेगा जल में? H2O, ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस में। H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। यहाँ कितना होगा? 1, तो यहाँ 0 और 0, यहाँ 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1, ठीक है। ये आपका हो गया HBr का। HBr समझ में आ गया। देखिए तीसरा, देखिए HBr हमने समझा दिया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। HBr ऐसे ही टूट जाएगा, H प्लस और Br माइनस में। HClO4 जिसको हम कहते हैं पर क्लोरिक अम्ल, HClO4, ये कैसे टूटेगा? इसको जैसे आप जल में डालोगे तो हो जाएगा H प्लस और ClO4 माइनस में, ठीक है। याद रखना ये सब चीज, ठीक है ना। यहाँ तो 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 और 0, क्योंकि अभी ये बना नहीं है। अब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघटन है। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। कोई समस्या है किसी को तो बताइए। तीसरा देखिए, तीसरा है HClO3, ये कैसे टूटेगा? जल में डालोगे तो आप, ये टूटेगा आपका H प्लस और ClO3 माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ 1 तो ये 0 और 0, क्योंकि अभी बना ही नहीं है। जैसे ये आगे बनना शुरू करेगा, पानी में घोलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा घुल जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और 1, और H प्लस और ClO3 माइनस बन जाएगा। तो ये 7 प्रबल अम्ल हमने आपको जो बताया, ये 7 प्रबल अम्ल विद्युत अपघटन है। लेकिन कैसे विद्युत अपघटन है? प्रबल विद्युत अपघटन है। और ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसी को कोई दिक्कत है? अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में, ताकि वो थोड़ा आपके डेली लाइफ में बहुत यूज आता है, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रबल अम्ल, जो हमने आपको अभी पढ़ाया है। उस प्रबल अम्ल में कुछ ऐसे प्रबल अम्ल है जो आपको, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रबल अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो है H2SO4। कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम जान लेते हैं। जैसे H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4, देखिए भाई, H2SO4 इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको दोस्तों H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अम्लों का राजा।
यानी किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, यानी अम्लों का राजा कौन है? तो H2SO4 है। किंग ऑफ एसिड कौन है? H2SO4, ठीक है। पर दूसरा, कार और इन्वर्टर की लेड एसिड, कार व इन्वर्टर, कार और इन्वर्टर की लेड एसिड, लेड एसिड, कार और इन्वर्टर की लेड एसिड बैटरी में, बैटरी में लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या हमने बताया आपको कि देखिए H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम कहते हैं अम्लों का राजा भी कहते हैं। कार और इन्वर्टर की लेड एसिड बैटरी में इसको हम विद्युत अपघटय के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। धातु की अगर किसी सतह पे जंग लगा है तो उसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। धातु की सतह पर जंग को हटाने में, जंग को हटाने में, जैसे किसी धातु पे मान लीजिए जंग लग गया है और आप चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए, जंग को, जो मतलब नहीं कहते हैं लोहा में जंग लग जाता है किसी भी धातु में, तो हटाने में इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा H2SO4 को। H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। कार और इन्वर्टर की जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इसको हम विद्युत अपघटय के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। धातु की किसी सतह पे जंग हटाने में इसका भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। H2SO4 के बारे में इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसको खाद, जैसे अमोनियम सल्फेट और सुपर सल्फेट में होता है, उसमें हम लोग इसको खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। खैर वो उतना जानकारी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को। अब अगला जो अम्ल है उसको बारे में पढ़ लेते हैं, जो है HCl, बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है। तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप लोग HCl के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है HCl, काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है HCl के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा HCl क्या है। HCl का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक नाम इसका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका एक रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अमाशय जो होता है, अमाशय आपने पढ़ा होगा वैसे, है ना, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये हमारा है अमाशय, ठीक है, ये अमाशय है। ये हम अमाशय के बारे में बात करते हैं ना। तो अमाशय में 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, है ना। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन से हमारे मुख गुहा में लार पाए जाते हैं। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, डाइस्टेट, म्यूकस और लाइसोजाइम, ठीक है ना। टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन क्या करते हैं? आपके भोजन में उपस्थित जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी जो स्टार्च होता है, उसको पचाने का काम करता है। कौन? ये टाइलिन। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि भोजन को निगलने में आसानी हो। फिर टाइलिन भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। और लाइसोजाइम क्या? तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं HCl जो हमारा प्रबल अम्ल था उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, ठीक है ना। कि प्रबल अम्ल जो HCl है उसके बारे में आज देख लेते हैं कि उसका क्या क्या उपयोग है। तो हमने आपको उसको बताने के क्रम में ये समझाया था कि हमारे मुख गुहा में क्या पाया जाता है। पहले HCl हेडिंग लगा लेते हैं। हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं लार, जिसको हम कहते हैं सलाइवा। और हमारे सलाइवा में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका सबसे पहला नाम है टाइलिन, डाइस्टेट, म्यूकस और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, डाइस्टेट का भी काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना ताकि भोजन आसानी से नीचे आ सके या निगला जा सके। चौथा जो है लाइसोजाइम, जिसका काम है भोजन में उपस्थित जितने भी विषैले पदार्थ है और कीटाणु है या बैक्टीरिया है उसका नष्ट करना, ठीक है ना। फिर जैसे ही भोजन नीचे आता है ग्रास नली के द्वारा, तो ग्रास नली में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल उसमें होता है क्रमानुकुचन, परसिस्टालसिस कहते हैं उसको, है ना।
फिर भोजन नीचे आमाशय तक जाता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा फिगर को, ये हमारा ग्रास नली है और ये हमारा क्या है, आमाशय। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो हमारे आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? हमने आपको HCl के बारे में सबसे पहली जानकारी क्या दिया कि हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। हमारे आमाशय में पाया जाता है, पाया जाने वाला अम्ल, यानी हमारे आमाशय में ये अम्ल क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। पहली बात ये समझिएगा कि हमारे आमाशय में ये अम्ल पाया जाता है। अच्छा, HCl को हमारा रासायनिक नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए HCl का रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा बात, एक और बात आप समझिएगा कि ये जो HCl होता है ये हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। ये करता क्या है, तो ये करता ये है कि भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। क्या करता है ये? भोजन को अम्लीयता यानी एसिडिटी प्रदान करता है, अम्लीयता प्रदान करता है, यानी हमने जो भोजन किया है उस भोजन को ये क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा। क्या बना देगा? ये अम्लीय बना देगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा बात, हम जो भोजन करते हैं उसके अणु काफी बड़े बड़े होते हैं। हालांकि इस अणुओं को हमारे लार के द्वारा और हमारे दांत के द्वारा भी तोड़ा जाता है, लेकिन ये उस तरह से नहीं तोड़ा जाता है जिस तरह से HCl तोड़ देता है। तो ये क्या करता है, भोजन के अणुओं को सूक्ष्म अणु में तोड़ता है, अणुओं को सूक्ष्म अणु में तोड़ता है। सूक्ष्म अणु में क्या होता है, तोड़ता है। इस बात को याद रखिए, भोजन के जो अणु हो गए उसको सूक्ष्म अणु में तोड़ने का काम कौन करता है, HCl करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे जो आमाशय होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। तो जितने भी एंजाइम हमारे आमाशय के अंदर पाए जाते हैं उस एंजाइम को ये सक्रिय बनाता है। तो लिखिएगा यहाँ पे कि आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय बनाता है। क्या करता है? ये सक्रिय बनाता है। आमाशय में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं उस एंजाइम को क्या करता है, ये सक्रिय बनाता है, यानी जितने भी एंजाइम है उसको क्या करेगा, सक्रिय बनाएगा। जैसे करता क्या है ये, एक हमारे आमाशय में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिनोजेन। क्या होता है? पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन को जो HCl क्या करता है, ये पेप्सिन में बदल देता है। किसे बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। तो पेप्सिनोजेन को किसे बदल देता है, पेप्सिन में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भोजन में जितने भी बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव हैं, जैसे भोजन में उपस्थित जो कीटाणु है, ठीक है ना, जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। जितने भी बैक्टीरिया हमारे भोजन में आए हैं उस भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे आमाशय में जो HCl पाया जाता है, इस हमारे आमाशय में जो HCl पाया जाता है उसका जो pH मान होता है, इसका pH मान होता है 1.8। किसके अनुसार? तो NCERT के अनुसार, कक्षा 10वीं के NCERT के अनुसार कितना होता है, 1.8। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना भी जो भी एंजाइम होंगे उसको सक्रिय बना देगा कौन, HCl, है ना, HCl। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारे आमाशय में जो पाया जाता है, ये आमाशय में जो HCl पाया जाता है
आमाशय में ये सांद्र होता है। क्या होता है? सांद्र HCl। और सांद्र HCl जिसका pH मान अभी हमने आपको बताया कितना होना चाहिए, 1.8। कितना होना चाहिए? 1.8। यानी इसका मतलब ये सांद्र है, इसमें मतलब HCl की मात्रा ज्यादा है। तो ये था आपके HCl के बारे में कि हमारे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है जिसका pH मान होता है 1.8। रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करेगा, भोजन के अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ देगा। आमाशय में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं, जो भी एंजाइम होता है ना, जो भी एंजाइम होता है आमाशय में नहीं, एंजाइम को, सारे एंजाइम को क्या करता है? ये सक्रिय बनाता है। पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में बदल देता है और भोजन में उपस्थित कीटाणु और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और आमाशय में जो HCl पाया जाता है वो सांद्र होता है, तनु नहीं होता है, सांद्र होता है। इसका pH मान होता है 1.8। ठीक है, तो आइए इसके बाद HCl की आगे जानकारी को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं आमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती है, जैसे अगर आप कभी भी आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि HCl जो है वो एक तेजाब है, ठीक है ना। यानी HCl अगर सीधे आपके शरीर के संपर्क में आ जाए या आपके आमाशय के संपर्क में आ जाए तो वो उसको जला भी सकती है, ठीक है ना। लेकिन यार एक बात बताइए, HCl तो हमारे पेट के अंदर भी है, यानी हमारे आमाशय के अंदर है। तो फिर हमारे आमाशय के अंदर जब HCl है तो हमारे आमाशय की दीवारें क्यों नहीं जल जाती है? ये आपका एक अहम सवाल हो सकता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया तो ज़रा सोचिए इस बात को कि आखिर आमाशय की दीवारें क्यों नहीं जलती है। तो आपका इसका जो है क्या आंसर होगा, समझाते हैं। देखिए, आमाशय का जो आंतरिक दीवार होता है वो श्लेष्मा यानी म्यूकस से बना होता है। म्यूकस की एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस की एक परत। तो आमाशय के दीवारों पर म्यूकस की एक परत पाई जाती है, जिसके कारण आमाशय के जो ऊतक होते हैं, जितने भी आमाशय के ऊतक होते हैं, वो HCl के सीधे संपर्क में नहीं आती है। अब ये HCl के सीधे संपर्क में क्यों नहीं आती है? वजह ये है क्योंकि ये जो म्यूकस होती है ये क्षार का स्राव करते रहती है। क्षार का क्या करती है? स्राव करती है। क्षार का स्राव करती है। अब क्षार का स्राव करती है तो क्या होगा, जैसे HCl अम्ल है और यहाँ से निकलेगा क्षार, अम्ल और क्षार मिलके क्या हो जाएगा? उदासीन। तो आमाशय की दीवारें क्या हो जाएगी? सुरक्षित। ठीक है। अगर आपके शरीर में HCl की मात्रा ज़्यादा बनने लगी, मैंने मान के चलिए आपके शरीर में जो HCl है उसकी मात्रा ज़्यादा बन रही है, HCl बन रहा है मतलब लगभग जितना बनना चाहिए उतना से ज़्यादा बनने लगा। जैसे मान के चलिए आपने भोजन किया है तो उसको पचाने के लिए, उसको अम्लीयता बनाने के लिए HCl की तो ज़रूरत होगी ही। तो HCl की जो मात्रा है वो ज़्यादा बनने लगती है, तो उस केस में उस वाले बीमारी को हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं उसको? तो उस वाले बीमारी को हम कहते हैं दोस्तों एसिडिटी। और एसिडिटी में आपने बहुत सारे प्रचार देखा होगा आपने कि इनो पीजिए, इनो, है ना, 6 सेकंड में तुरंत आराम। इनो इसीलिए पिया जाता है क्योंकि इनो में पाया जाता है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2, और MgOH2 पाया जाता है जो एक दुर्बल क्षार है। और दुर्बल क्षार जब आप पियेंगे और HCl अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलके क्या बन जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इससे आपका HCl की जो मात्रा हो जाएगी वो जितना ज़्यादा बनी थी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर आपका HCl नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके शरीर में HCl की मात्रा एकदम ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है, जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा ही बन रही है, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 लीटर के बीच बनना चाहिए। अगर मान के चलिए HCl ज़्यादा बनने लग गया तो उस केस में आमाशय की जो दीवारों में होती है, आंतरिक दीवारों में घाव हो जाता है। और इसी आंतरिक दीवारों में घाव होने के कारण इसको हम कहते हैं अल्सर नामक बीमारी। क्या कहते हैं इसको? अल्सर नामक बीमारी। ठीक है ना। तो हमने आपको बस ये बताया कि आमाशय की आंतरिक दीवारों में एक म्यूकस की परत पाई जाती है जो आमाशय के ऊतकों को सीधे संपर्क में आने से रोकती है, और वो हमेशा क्षार का स्राव करती है, जो भी बेस का स्राव करती है। क्षार और यहाँ पे HCl अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन। इसीलिए आमाशय की दीवारें सुरक्षित रहती है। HCl की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उस केस में आपको हो जाएगा एसिडिटी, कब्ज बनेगा, ढेकार रहेगा, है ना। तो उसको दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 का प्रयोग करते हैं, जो कि एक दुर्बल क्षार है। फिर हमने आपको बताया कि HCl की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो उस केस में आमाशय की दीवारों पे घाव हो जाते हैं, जिसको हम अल्सर नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना।
अब थोड़ा हम आपको समझा देते हैं दोस्तों कि और जो है, ध्यान से समझिएगा कि और HCl का क्या क्या काम है। इतना काम तो आप समझ गए होंगे। इतना काम अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सीख चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, और इसके क्या क्या काम है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। HCl में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे। बाकी सब में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए HCl जो होता है वो एक चीज़ बनाता है जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। ध्यान समझिएगा, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, इसको हम कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं इसको? अम्लराज। तो HCl अम्लराज में भी ये HCl पाया जाता है, अम्लराज। ठीक है, अब कैसे पाया जाता है देखिए, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, जिसमें ये 3 और 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। यानी HCl की मात्रा अगर 3 होगी तो HNO3 की मात्रा कितनी होगी? 1। HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, जो अभी हमने तुरंत पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये एक्वा रेजिया का काम क्या होता है? एक्वा रेजिया जो होता है सोना और प्लेटिनम को गलाने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा इसका एक्वा रेजिया, यानी इसका उपयोग सोना, जिसका फॉर्मूला होता है AU, और प्लेटिनम, सोना चांदी भी कह सकते हैं ना, चाहे पहले लिखिए सोना और प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम जिसको हम कहते हैं PT। क्या कहते हैं? PT। सोना और प्लेटिनम जिसको हम कहते हैं, PT, ठीक है ना। PT जैसे धातुओं को गलाने में प्रयोग करते हैं, PT जैसे धातुओं को गलाने में प्रयोग, ठीक है। अच्छा, साफ करने में भी चांदी, सोना, सोना हो गया, चांदी हो गया, जैसे धातुओं को साफ करने में भी प्रयोग करते हैं। जैसे धातुओं की सफाई, धातुओं की सफाई में, सफाई करने में उपयोग, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देखे होंगे बहुत सारे सोनार जो होते हैं, जो सोना वगैरह बेचते हैं, तो वो इसी एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। एक्वा रेजिया में क्या होता है कि दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक है HCl और एक है HNO3, जिसमें HCl की मात्रा होती है 3 और HNO3 की मात्रा होती है 1, ठीक है ना। इसका उपयोग जो होता है सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने में प्रयोग करते हैं, या इनकी सफाई करने में भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो अपने उनका जो सोना होता है वो बहुत ज़्यादा दिन पहनने के बाद वो थोड़ा सा मैला टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो महिलाएं क्या करती हैं, सोनार के यहाँ जाती हैं, और सोनार के यहाँ जाती है तो सोनार जो होता है उसको बोलती है कि इसको थोड़ा सा साफ करके दे दीजिए, है ना। अब वो सोना को क्या करता है, वही एक्वा रेजिया डाल देता है, साफ कर देता है। और उस साफ करने के चक्कर में ना उसमें से थोड़ा थोड़ा उसकी जो सोना की हल्का हल्का ऊपरी जो परत है उसको हल्का झाड़ देता है, उसी एक्वा रेजिया से गला देता है, गला के इकट्ठा कर लेगा, है ना। तो फिर महिला कहती है कि सोना पहले इतना ग्राम था, अब इतना ग्राम कहाँ हो गया? तो इसीलिए हो गया क्योंकि उसमें से ऊपरी परत जो है उसको झाड़ लिया है, कौन? सोनार। तो इसीलिए सोना वगैरह को कभी भी आपको ये सब साफ अप करने की जरूरत नहीं, खुद से साफ कीजिए उसको सरफ डाल के। बात समझ में आ रहा है? एक बार एजिया से सोना को गला देगा और वो उससे उसमें उसकी सोना की जो पहले जितना भार था, जितना वजन था उसका, अब उसके वजन में आ जाएगी कमी। तो आप जानबे करते सोना कितना महंगा है, उसका हो गया काम। आप गए हैं पैसों दिए उसको और सोनवो दे दिए, तो इस तरह से आपका घाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो महिला लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा, धातुओं की सफाई में ये चीज हो ही गया। धातुओं की सफाई में भी इसका प्रयोग करते हैं, अभी हमने बताया। धातुओं की सफाई में, धातुओं धातुओं की धातुओं की सफाई में धातुओं की सफाई में भी प्रयोग करते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा, स्टील, जैसे मान के चलिए किसी लोहा हो गया, लोहे या स्टील, लोहा या स्टील की ऊपरी परत, या लोहा स्टील की जंग वाली जो परत है, जो जंग लगी है जहाँ पे चढ़ी हुई ऑक्साइड की परत या चढ़ी हुई ऑक्साइड की परत हटाने में, परत को
हटाने में, माने जहां भी किसी भी धातु, लोहा या स्टील हो गया, उस पर अगर ऑक्साइड की परत आ गई है, जंग लग गया है, तो उसको, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? HCl का। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पिकलिंग। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पिकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकलिंग। इस बात को याद रखिए, पिकलिंग किससे संबंधित है? तो HCl के द्वारा लोहा या स्टील पर ऑक्साइड की परत को हटाने में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो जितने भी प्लास्टिक बनते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में, मतलब प्लास्टिक उद्योग में जो PVC होता है उसके निर्माण में। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का काम क्या होता है? प्लास्टिक उद्योग में इसका हम उपयोग करते हैं। प्लास्टिक उद्योग में PVC को बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। किसका? HCl का। ठीक है ना? इस बात को भी याद रखिएगा। एक और बात, घरों में जितने भी आपके टाइल्स हो गए, सिंक हो गए, या टॉयलेट, घरों के टॉयलेट, जो घर के आपके टॉयलेट हैं, या सिंक है, या टाइल्स है, टाइल्स भी कह सकते हैं ना, टाइल्स की सफाई करने में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्वारेजिया के निर्माण में भी HCl का प्रयोग करते हैं। दूसरा, धातुओं की सफाई में, अगर लोहा हो गया, स्टील हो गया, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर अगर चढ़ गई है, तो उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? HCl का प्रयोग करते हैं, जिसको हम पिकलिंग के नाम से जानते हैं। फिर हमने बताया कि PVC के निर्माण में, यानी प्लास्टिक जो बनता है वो PVC से बनता है, और PVC के निर्माण में हम, जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके निर्माण में भी हम HCl का प्रयोग करते हैं। घरों के जो टॉयलेट होते हैं, सिंक होते हैं, या टाइल्स होते हैं, उसकी सफाई में भी हम HCl का उपयोग करते हैं। तो ये था आपको पूरा का पूरा HCl के बारे में। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अगला जो अम्ल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है HNO3। HNO3 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रिक अम्ल। जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो भी ये विस्फोटक पदार्थ है, ये सभी के सभी विस्फोटक पदार्थ हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये सब। तो विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन नाम है इसका, डायनामाइट और RDX के निर्माण में इसका हम प्रयोग करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि TNT, डायनामाइट और RDX के निर्माण में HNO3 का प्रयोग करते हैं। सोने और चांदी की शुद्धिकरण, जैसे आपको हमने बताया था एक्वारेजिया, है ना, बताया था ना, एक्वारेजिया, जिसका एक और नाम था दोस्तों अम्लराज। क्या नाम था? अम्लराज। जिसमें क्या क्या होता है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 बताया था ना हमने आपको थोड़ी देर पहले। इसमें HCl की मात्रा 3 होती है और इसकी मात्रा होती है 1। ठीक है ना? तो ये सांद्र HCl का काम होता है सोने और चांदी की सफाई। तो HNO3 के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखिए कि उर्वरक के निर्माण में, जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, जो खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? उर्वरक के निर्माण में। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा HNO3 के बारे में। अगला जो है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे हम लोग। अब जो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रबल क्षार। तो अब पूरा प्रबल अम्ल के बारे में हमने आपको पूरा समझा दिया, कुछ कुछ उसके उपयोग भी समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबल क्षार के बारे में। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग, प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे प्रबल क्षार, जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं ये दोस्तों? होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। अभी हमने आपको बताया था कि प्रबल विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है प्रबल क्षार, और तीसरा होता है ऑल सॉल्ट, सभी लवण। प्रबल विद्युत अपघट्य, इसका मतलब इसको जैसे जल में घोलेंगे तो ये एकदम पूर्णतः या पूरी तरह आयनित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जरा समझ लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे लिखिएगा KOH, एक लिखिएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इटीसी। तो जितना भी हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखा है ये सभी प्रबल विद्युत अपघटन हैं जो प्रबल क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये टूटता कैसे, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसका जो वियोजन की दर होगा यानी अल्फा होगा, वियोजन होगा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा, ये 100% होगा। क्या होगा? 100%। अब कैसे समझिएगा ध्यान से, जब एग्जांपल समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले आप लिखिएगा KOH के बारे में, तो KOH को जैसे आप तोड़ोगे तो क्षार क्या होते हैं, ये OH माइनस देते हैं, तो ये ऐसे टूट जाएगा K प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एक बनेगा, तो यहाँ 0 और 0, ठीक है ना, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुआ है तो उसका 1 मोल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल है, इसका 0 मोल। लेकिन जैसे ही 1 माइनस अल्फा करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे? अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा बन जाएगा और यहाँ पे अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक और बात समझिएगा, ये अल्फा अल्फा का क्या चक्कर है, जैसे ए मान लीजिए C प्लस D बना है, ठीक है ना, 2C या प्लस 3D ऐसे बना है, ठीक। तो ये बना 1, तो ये कितना बनेगा? 0 और 0, ठीक है। फिर ये 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ कैसे बनेगा? देखिए 2 है ना, तो 2 अल्फा, यहाँ कितना बन जाएगा? 3 अल्फा। ये चीज ऐसे टूटता है, ठीक है ना। अच्छा मान के चलिए यहाँ 2 होता पहले से, जैसे मान के चलिए यहाँ 2 होता, 2A, यहाँ बन जाता A2, ऐसे बन जाता। तब क्या करते हैं? 2 और 0, तो यहाँ कैसे टूटता है? 2 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ क्या हो जाता है? केवल अल्फा। देखिए 2 माइनस, तो इसका 2 अम्ल में टूटेगा, तो 2 है यहाँ, तो यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 अल्फा लिखे थे, यहाँ 2 है तो 2 अल्फा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि ये सब हम लोग सीख जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया या क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में, ठीक है ना। खैर अब अल्फा हम जानते हैं कि पूरा 100%, यानी अल्फा का मान 100% होने का मतलब क्या है? अल्फा जो है 1 है, तो यहाँ 1 रखिएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। यहाँ 1 और 1, देखिए तो यहाँ 0 पूरा खत्म हो गया ना ये, और यहाँ बन गया 1 और 1। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NaOH को जरा तोड़िए, NaOH इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। Na प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ पे बनेगा कितना? 1, तो यहाँ बनेगा 0 0, यहाँ बन जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 1, ठीक है। उसी तरह अगर आप तोड़ेंगे, सबको बॉक्स में करते हैं, ठीक है। अगर आप तोड़ते हैं CaOH2 को, ठीक है, ये कैसे टूटेगा? Ca प्लस 2 और 2OH माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 1, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, और यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 अल्फा, तो 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। लेकिन अल्फा थोड़ी लिखना है हमको तो 1 लिखना है, अल्फा का मान तो 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। CaOH2 कैसे टूटा, समझ में आया ना। अब आइए इसको देख लेते हैं, AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? Al पर चार्ज होता है +3, OH पर कितना होता है? 3OH माइनस, क्योंकि OH पर होता है -1, तो 3 बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है? OH 3 हो, यहाँ कितना होगा? 1, तो 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 एकम 3। समझ में आ गया। अब एक लिथियम वाला भी देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं लिथियम, पहले इसको देख लेते हैं BOH2 को, BaOH2, इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? ये Ba पर होता है +2, तो +2 OH माइनस, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, तो 1, यहाँ 2, तो 2, ये भी गया। तो ये पूरा का पूरा आयनित हो जा रहा है, एकदम पूरा टूट जा रहा है, यहाँ कुछ बच नहीं रहा है। यहाँ बच जाता ना तब पूर्णता नहीं टूटता, एकदम 0 हो गया तो पूर्णता टूट रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। अब देखिए इसका भी देख लीजिए, LiOH, तो लिथियम का होता है Li प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH माइनस, तो 1 0 0 0 1 1। तो इस तरह से ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघटन है, ठीक है ना। ये सब क्या है? प्रबल विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना। चलिए, तो प्रबल क्षार भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा इसके कुछ
उपयोग सीख लेते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NaOH के बारे में। देखिएगा NaOH, जैसे हमने प्रबल अम्ल को थोड़ा बहुत जाना, थोड़ी बहुत जानकारी, वैसे ही प्रबल क्षार में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम इसका नाम है, रासायनिक नाम की बात की जाए, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और बात इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका एक उपनाम भी है, जिसको सामान्य नाम या जनरल नाम भी कहते हैं। इसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से किसे जानते हैं? तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो लिखिएगा साबुन और अपमार्जक, मतलब होता है सर्फ। साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कच्चा तेल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। कच्चा तेल की शुद्धिकरण में, जो कच्चा तेल होता है उसको शुद्ध करना हो, उससे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन कुछ भी निकालना हो, तो उसके शुद्धिकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं? कास्टिक सोडा यानी NaOH का प्रयोग करते हैं। धातुओं की सफाई में, जितने भी धातु होते हैं, धातुओं की सफाई में भी इसका प्रयोग करते हैं। धातुओं की सफाई में, धातुओं की सफाई में जैसे मान के चलिए मशीनों से ग्रीस और तेल हटाने में, जैसे मान के चलिए मशीन जो हो गया, मशीनों से ग्रीस और तेल हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? तेल को हटाने में प्रयोग। अगर किसी भी मशीन से ग्रीस हटाना है या तेल हटाना है तो उसमें हम प्रयोग करते हैं NaOH का। किसका प्रयोग करते हैं? NaOH का। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया कि NaOH, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कच्चा तेल को शुद्ध करना हो तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। धातुओं की सफाई में, मशीनों से अगर तेल और ग्रीस निकालना, हटाना हो तो उस केस में हम कास्टिक सोडा का प्रयोग भी करते हैं। दूसरा 2 नंबर का जो है उसका नाम है KOH, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और उपनाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से, यहाँ पे जैसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं इसको, इसमें इसको जानते हैं कास्टिक पोटास के नाम से। कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक पोटास के नाम से। इसको हम लोग कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं। यानी कास्टिक पोटास अगर पूछेगा तो KOH मारना है, कास्टिक सोडा पूछेगा तो NaOH मारना है। ठीक है ना। जितना भी तरल साबुन होता है, जो नहाने वाला साबुन होता है, जो शेविंग क्रीम होती है, उसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो तरल साबुन, यहाँ पे लिखिए, देखिए समझिएगा, तरल साबुन, सॉफ्ट साबुन, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप यानी जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है वो हार्ड सोप में आता है, और जो नहाने वाला साबुन होता है वो सॉफ्ट सोप में आता है। तो कपड़ा धोने वाला साबुन के प्रयोग में हम प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साबुन होता है, जिस साबुन से हम नहाते हैं, या जो हम शेविंग क्रीम में जिस क्रीम का प्रयोग करते हैं, उसमें हम कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तरल साबुन निर्माण में, अब ये तरल साबुन जैसे नहाने वाला साबुन और शेविंग क्रीम बनाने में, तो शेविंग क्रीम अगर बनाना होगा तो उस वाले
चीज में हम किसका प्रयोग करते हैं, KOH का प्रयोग करते हैं। अल्कलाइन बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में, एक ये भी चीज याद रखिएगा कि अल्कलाइन बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में, अल्कलाइन बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में, जितनी भी अल्कलाइन बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका, KOH का। समझ में आ रहा है? ठीक है। CO2 को अगर सोखना हो, CO2 जैसे मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहीं बढ़ गई है तो उसका अवशोषण करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। CO2 का अवशोषण में, CO2 का अवशोषण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अहम जानकारी कौन है, देखिए अहम जानकारी ये है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये चीज याद रखना है और ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि नरम साबुन को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो KOH का, और हार्ड साबुन को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो NOH का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको नोट कीजिए, इसको सभी लोग नोट कीजिए। तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रबल क्षार के बारे में, वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझे हुए चूने में अगर आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो ये आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaO, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान से आप देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ऐसे लिख देगा CaOCl और ऐसे कर देगा Cl। ठीक है, तो बात वही है, उसको CaOCl2 भी कहते हैं। जितने भी घरों की दीवारों पर पुताई करने होती है, घरों की दीवारों पे जो पेंट होता है, जो चूने का हम प्रयोग करते हैं घरों की दीवारों में, उस घरों की दीवारों पर पुताई करने में हम इसी बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। अगर किसी खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, किसी खेत की मिट्टी क्या हो गई है, अम्लीय हो गई है, तो कृषि की मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना हो तो आप इस वाले क्षार को मिला दो, तो क्या हो जाएगी, उसकी अम्लीयता दूर हो जाएगी। यानी अगर आपकी जो खेत है वो एसिडिक हो चुकी है, तो उस एसिडिक को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, CaOH2 को मिला देते हैं। किसी कठोर जल को, कठोर जल किसे कहते हैं, वैसा जल जो अगर साबुन से अगर उसमें डालेंगे तो वो झाग नहीं बनाता है। तो जो झाग नहीं बनाता है उसको हम कठोर जल कहते हैं, और जो झाग बनाता है उसको हम नरम जल कहते हैं। तो जो झाग नहीं बनाता है उस जल से नरम जल में बदलने के लिए हम इसी बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम, ये जो विधि होती है कठोर जल से नरम जल बनाने की, इसको हम जल मृदुकरण भी कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया प्रबल क्षार के बारे में, COH2 के बारे में, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दी जाती है तो ये बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। घरों की दीवारों में पुताई करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी खेत की मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना है तो उसमें भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और कठोर जल को नरम जल बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जल मृदुकरण, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जल की कठोरता को थोड़ी सी आपको हिंट समझा देता हूं, अगर उससे कहीं सवाल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप उसको बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसको नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे तो आइए देख लेते हैं जल की कठोरता। ठीक है ना, जल की कठोरता थोड़ा सा सबको समझा देते हैं, इससे अगर सवाल पूछे जाए तो देखिए जल की कठोरता जिसको हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब कोई भी जल कठोर कैसे हो जाता है, तो जल के कठोर होने का मुख्य कारण ये है, कैसे पहचानेंगे इसको, तो सबसे पहले ये जो होते हैं साबुन के साथ ही आसानी से झाग नहीं बनाते हैं। साबुन के साथ ये वाले जो कठोर जल होते हैं वो आसानी से झाग नहीं बनाते हैं। हमारे घरों में जो जल पाया जाता है वो कठोर जल नहीं होता है, वो नरम जल होता है। और नरम जल क्या होता है, साबुन से आसानी से झाग बना देते हैं। अब कठोर जल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के अगर कोई सॉल्ट है, जैसे लवण है, उसमें अगर मान के चलिए क्लोराइड है, जैसे Cl-, सल्फेट है SO4-2, जैसे बाइकार्बोनेट है HCCO3-, अगर इस तरह के
आयन इसके साथ मिलके घुले हुए, जैसे ये दोनों मिलके बन गया, या ये दोनों मिलके बन गया, या ये दोनों मिलके बन गया। तो इस तरह के जल को हम कहते हैं कठोर जल। अब क्या करते हैं, इस लवण, जो ये लवण बना है, जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट को अगर हटा दिया जाए तो पानी एकदम क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, और साबुन से आसानी से क्या बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। ठीक है ना। जल की कठोरता को दूर करने के लिए सबसे पहला एक तरीका यह है कि आप किसी में भी सोडियम कार्बोनेट डाल दो। क्या डाल दो, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से हम जल की अस्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, देखिए जल की कठोरता दो तरह की होती है, एक होती है अस्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। ठीक है ना। अस्थायी कठोरता जिसको हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, और एक होता है अस्थायी कठोरता जिसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो अस्थायी कठोरता कब हो जाती है, अस्थायी कठोरता तब हो जाएगी जब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ और सल्फेट के साथ क्या हो, मिले हुए हों, यानी CaCl2 बना हो, या MgCl2 बना हो, या CaSO4 बना हो, या MgSO4 बना हो। अगर इस तरह के कोई भी जैसे ये मान लीजिए इसका धन आयन हो गया, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर अगर किसी जल में उपस्थित हैं, तो ऐसे कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। और इस कठोरता को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Na2CO3। किसका प्रयोग करते हैं, Na2CO3, जिसको हम धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, MgCl2 में Na2CO3 को डाल देते हैं, तो Mg और CO3 ये आपस में मिल जाते हैं, तो MgCO3 बन जाएगा और ये जाके नीचे बैठ जाएगा और यहाँ पे नमक ऊपर आराम से रहेगा। ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग भी करते हैं। एक और बात, अस्थायी कठोरता जिसको हम कहते हैं Ca और Mg। अब इसमें क्या होता है, इसमें Cl माइनस और SO4-2 ये नहीं होता है, इसमें केवल होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस, क्या होता है, HCO3 माइनस के कारण अब इसमें हम क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना डाल देते हैं। क्या डालते हैं इसमें, बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम। तो सेलेक्ट लाइम क्या करता है, यहाँ से CaCO3 बना के नीचे बैठ जाएगा और जल हो जाएगा। इस विधि को हम क्लार्क विधि के भी नाम से जानते हैं। तो आप मतलब आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि कठोर जल उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के धनायन, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या हुए, खुले हुए हैं। अब ये पहला चीज याद रखेंगे, कठोर जल की पहली। अच्छा, कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कठोरता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। ये दूसरा बात याद रखेंगे। अस्थायी कठोरता कब हो जाती है, जब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है Cl माइनस और सल्फेट, यानी क्लोराइड और सल्फेट, यानी Cl माइनस और SO4-2 के साथ घुले हुए हैं। इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं धोवन सोडा विधि, जिसको हम कहते हैं Na2CO3। बस इतना याद रखिएगा, यानी इसमें हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अस्थायी कठोरता क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ घुल गए हों, तब क्या होती है, अस्थायी कठोरता। इस विधि को हम क्लार्क विधि के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता हो, दोनों में हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक आज हमने पढ़ा, जल की कठोरता। अब विद्युत अपघट्य का एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ा दुर्बल विद्युत अपघट्य। कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में। आज हमने प्रबल विद्युत अपघट्य के जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ लिया है। ठीक है ना। अभी लवण के बारे में भी पढ़ना है, तो उसको भी अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है। तो विद्युत रसायन जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, और क्लास 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज विद्युत अपघट्य का पार्ट 2। ठीक है। विद्युत अपघट्य का पार्ट 1 इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, और एक और लेक्चर, ये तीसरा वीडियो है। अब इसके पहले पिछले 2 वीडियो में हमने आपको विद्युत रसायन को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत अपघट्य की अगली जो हम लोग कहानी थी, जैसे हमने पढ़ा था प्रबल क्षारक। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके
आप उस वीडियो को एकदम शुरू से देखना शुरू कीजिए, लेक्चर 1, 2 ऐसे करके देखिए, ठीक है ना। और लेक्चर 3 में अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं। पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो क्लास है किसी भी बोर्ड के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी छात्र हिंदी मीडियम के उनके लिए तो एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विद्युत अपघटय पार्ट 2 को, ठीक है ना। देखिए हमने आपको बताया था कि जो विद्युत अपघटय होता है, वो विद्युत अपघटय का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद क्या होता है, वो आयनों में टूट जाता है, ठीक है ना। अब आयनों में टूटने का मतलब क्या हुआ कि या तो वो धन आयन में टूटेगा, नहीं तो ऋण आयन में टूटेगा, ठीक है ना। यानी आयनीकृत होना उसको हो जाए, उसको विद्युत अपघटय कहते हैं। अब ये विद्युत अपघटय आयनीकृत होगा, यानी आयनों में जैसे ही टूटेगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि हम जब भी उसमें उसको बैटरी से जोड़ेंगे या किसी भी ऐसी चीज से जोड़ेंगे जो जिस पर दो टर्मिनल हो, एक हो प्लस वाला और एक हो माइनस वाला, यानी एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो, जब इससे हम जोड़ते हैं उस चीज को, तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह होने लगता है। और आवेश के प्रवाह को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि विद्युत अपघटय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो विद्युत अपघटय होता है जिसका नाम है प्रबल विद्युत अपघटय, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा जो विद्युत अपघटय उसका नाम है दुर्बल विद्युत अपघटय, जिसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो प्रबल विद्युत अपघटय में हमने आपको बताया था कि वैसा पदार्थ या वैसा विद्युत अपघटय जिसको जल में घोलने पर वो कंप्लीटली यानी पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है, यानी 100% आयनीकृत हो जाता है। जैसे में हमने आपको बताया था कि प्रबल विद्युत अपघटय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है प्रबल क्षार, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा होता है ऑल सॉल्ट, सभी लवण। ये सब क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो हमने आपको प्रबल अम्ल तक पढ़ा दिया था और प्रबल क्षार तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक हमारी कहानी हो चुका था। और हमने आपको ये भी समझाया था कि मतलब कि उसका जो यूज है, जैसे प्रबल अम्ल का क्या यूज है, प्रबल क्षार का क्या यूज है, इन सारी बातों को हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था, ठीक है ना। फिर लास्ट अंतिम वीडियो में हमने आपको बताया था जल की कठोरता के बारे में, कि जल की कठोरता को हम कैसे दूर करते हैं ना। तो हमने आपको बताया था कि जल की जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो जो इन दोनों को कैसे दूर करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो उसमें क्या होता है, उसमें मिलाते थे हम लोग मिलाते थे सोडियम कार्बोनेट। दोनों में हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अस्थायी कठोरता को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी दूर कर सकते हैं। ये चीजें हमने आपको समझा दी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लवण के बारे में। तो लवण कैसे विद्युत अपघटय है, इस चीज को हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, जो देखिए हमने आपको बता दिया कि प्रबल अम्ल ये कैसे विद्युत अपघटय होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय ये हो चुका है हमारा। प्रबल क्षार कैसे विद्युत अपघटय है ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको समझना है कि सभी लवण, जैसे 3 नंबर में आप लिखिएगा सभी लवण के बारे में। सभी जो लवण होते हैं जिसको हम कहते हैं साल्ट, यानी ऑल सॉल्ट, जितना भी साल्ट होगा ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है। अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 एग्जाम्पल NaCl। NaCl की बात किया जाए तो NaCl को जैसे आप जल में डालोगे ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। कैसे टूटता है ये, जैसे होगा क्या कि जैसे इसका 1 मोल यहाँ पे आपने लिया, ठीक है ना। तो शुरू में तो ये 0,0 बनेगा, क्योंकि अभी NaCl आपने लिया ही है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही आप इसको समय के साथ मतलब इसको पानी में डाल दोगे तो ये 1 से कम होके 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सबका 1-1 मोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक NaCl हो गया। अब ना इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको एसोसिएट यानी तोड़ के आपको समझा देते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल याद रखिए KCl। KCl कैसे टूटता है दोस्तों, तो K+ और Cl- में, K+ और Cl- में। एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसका नाम है Na2SO4। Na2SO4 ये कैसे टूटता है,
तो 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। SO4 पे हमेशा कितना चार्ज होता है? -2। तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना, चौथा कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कैसे टूटेगा? Cu+2, हमेशा Cu पर कैसे चार्ज होता है? +2, और SO4 पे कैसे चार्ज होता है? -2। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्या है? सॉल्ट है। एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, पांचवा जो एग्जाम्पल है CuSO4। तो Cu जो है कैसे उस पे चार्ज, अच्छा SO4 तो हो ही चुका है। CuCl2 कॉपर क्लोराइड है ना, ये कैसे टूटेगा? देखिए Cu पर क्या होता है? +2 और Cl पे होता है माइनस, है ना, लेकिन Cl है को दो गो है ना, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? तभी तो चार्ज बराबर होगा। प्लस वाला 2 गो तो माइनस वाला भी 2 गो करना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे, KNO3, 6 नंबर में KNO3, इसको आप तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? ये K+ और NO3-, ऐसे आप तोड़ देंगे। पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम है। क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तीसरा जो एग्जाम्पल है उसका नाम है AgCl। याद रखिएगा, ये AgCl, ये कैसे टूटेगा? तो Ag+ और Cl- में। Ag पर कैसा चार्ज होता है? Ag पर होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। ठीक है ना, Cl पर कैसे चार्ज होता है? माइनस चार्ज। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, आठवां जो एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, MgCl2। तो MgCl2 कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका Mg+, Mg पर होता है +2 और Cl पे होता है -2, लेकिन Cl का गो है? 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए चार्ज बराबर हो गया, माइनस वाला भी 2 गो और प्लस वाला भी 2 गो। तो हमने आपको ये बताया कि जितने भी प्रबल विद्युत अपघटय की बात किया जाए, तो जितने भी आपके प्रबल अम्ल हो गए, जितने भी आपके प्रबल क्षार हो गए, और जितने भी आपके लवण हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि NaCl जो है ये टूटता है आपको Na+ और Cl- पे। Cl अगर कहीं भी रहेगा तो हमेशा उसके साथ -1 चार्ज आता है, और Na पर क्या होता है? +1 चार्ज। K पर कैसा चार्ज आएगा? +1 प्लस चार्ज, और Cl पे हमेशा माइनस चार्ज। SO4 की बात किया जाए, देखिए Na2SO4, तो SO4 जहां भी रहता है इस पर हमेशा -2 चार्ज आता है। ठीक है ना, तो SO4 -2, अब Na पर हमेशा +1 चार्ज होता है, तो ये 2Na+। कॉपर हमेशा +2 होता है, SO4 हमेशा -2 होता है। CuCl2 की बात किया जाए तो कॉपर पे चार्ज होता है +2 और Cl पे हो जाएगा 2 Cl-, तो Cl-, लेकिन हमको चार्ज को बराबर करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे KNO3 की बात किया जाए, KNO3 तो K पर होगा प्लस और NO3 पे होगा माइनस। ठीक है, 7 पे बात किया जाए AgCl, तो ये होगा Ag+ और Cl-। 9 की बात कीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg पर हमेशा +2 चार्ज होता है, तो यहाँ +2 और 2 Cl-। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं, Al2SO4, ये कैसे टूटेगा? तो देखिए Al जो होता है ना उस पे हमेशा +3 चार्ज होता है। ठीक है ना, और SO4 पे कैसा चार्ज होता है? -2। अब देखिए Al को गो है, देखिए तो Al 2 गो है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए इस पर आगे से कितना हो गया? यहाँ पे होल ट्वाइस 3 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे SO4 कई गो है? तो SO4 है 3 गो, तो यहाँ 3 से कर दीजिए, तो ये आपका ये सॉल्ट हो गया। तो ये जब सॉल्ट होते हैं तो ये जैसे ही पानी में आप डालते हैं तो इस तरह टूट के आयनों में टूट जाते हैं, और ये आयनों में पूरा कंप्लीट टूटते हैं, एकदम पूर्णतः टूटते हैं, है ना। 100% इनका जो होता है आयनीकरण होता है। इसीलिए सभी के सभी जो लवण होते हैं वो आपके प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय को, नोट किया जाए इसको। तो आइए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है दुर्बल विद्युत अपघटय। हेडिंग लगाइएगा आप लोग मेरे साथ, दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, दुर्बल को इंग्लिश में कहते हैं वीक। ठीक है ना, यहां हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है, तो आप बोलिएगा कि वैसा विद्युत अपघटय जो जल में घुलने पर बहुत कम आयनीकृत होता है ना। लिखेंगे यहाँ पे, वैसा विद्युत अपघटय
जो जल में घुलने पर, जो जल में घुलने पर कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, उसे दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। माने अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो इनका जो आयनीकरण होगा वो पार्शियल होगा, अंशतः, यानी बहुत पार्शियल आयनाइजेशन होगा। इसका क्या होगा, अगर इंग्लिश में आप समझेंगे तो ये पार्शियल आयोनाइजेशन, पार्शियली आयोनाइज्ड, पार्शियली आयोनाइज्ड, ये हो जाएगा पार्शियली आयोनाइज्ड। यानी इसका जो मतलब कि आयोनाइजेशन होगा, जो आयनीकरण होगा, यानी आयनों में टूटने का ये तो बहुत कम मात्रा में टूटता है ना, तो इसको हम कहते हैं अंशतः आयनीकृत, बहुत कम मात्रा में ये आयनों में टूटेगा, दुर्बल विद्युत अपघटय है। इसके कुछ प्रकार है, जैसे इसके प्रकार में आप समझिएगा, ये इसमें जो होता है इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दुर्बल विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो लिखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन होता है, तो देखिए एक होता है आपका, देखिए प्रबल अम्ल, तो उसमें चला गया, तो इसमें जो आएगा वो आएगा दुर्बल अम्ल। क्या आएगा, दुर्बल अम्ल। जितने भी दुर्बल अम्ल हैं वो सभी के सभी दुर्बल विद्युत अपघटय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। दूसरा जो एग्जांपल है उसका नाम है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार हो गया प्रबल विद्युत अपघटय में, लेकिन दुर्बल क्षार किसमें आ जाएगा, इसमें दुर्बल विद्युत अपघटय में, दुर्बल क्षार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीक क्या बोलते हैं, वीक बेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड, यहाँ पे हो जाएगा वीक एसिड। तो यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, वीक एसिड और वीक बेस। देखिए लवण इसमें नहीं आएगा, लवण में दुर्बल और प्रबल नहीं होता, वो एक किले होता है ना, तो वो किसमें चला जाएगा, केवल प्रबल अम्ल। तो इसमें बस 2 ही है, एक है दुर्बल अम्ल, एक है दुर्बल क्षार, ठीक है ना। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को हम बहुत बढ़िया से यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो आइए शुरू करते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को। पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, दुर्बल विद्युत अपघटय में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत और समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3COOH, ये जो है ना इसका नाम है एसेटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है ये जो है आपका दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। अब जब दुर्बल अम्ल है तो इसका मतलब ये कैसा विद्युत अपघटय हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघटय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघटय। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, WE। क्या हो जाएगा, WE मतलब क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसको जैसे हम तोड़ते हैं ना, तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, ध्यान समझिएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो ये जैसे CH3COOH है ना, इसको आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा, देखिए ऐसे CH3COOH माइनस H+। अब देखिए इसकी जो मात्रा होती है ना, ये आयनों की जो मात्रा होती है CH3O माइनस और H+ की जो आयनों की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है ना। जैसे मान के चलिए ये 1 हो गया तो यहाँ पे 0 और 0, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या होता है, वियोजन की दर, यानी टूटने की जो दर है, तो यहाँ भी हो जाएगा अल्फा और यहाँ भी हो जाएगा अल्फा। लेकिन जो अल्फा का जो मान है वो आप 100% नहीं है, वो 100% ये इतना के बराबर नहीं है, ठीक है ना, इतना के बराबर नहीं है, बल्कि अल्फा का मान के चलिए 20% हो गया, या अल्फा का मान के चलिए 30% हो गया, ठीक है ना। अच्छा मान के चलिए यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि अल्फा का मान लीजिए 10% है, कितना है, 10%। अल्फा का मान कितना हो गया, 10%। इसका मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 10/100
और 10/100 का मतलब कितना होता है 0.1, यानी यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस 0.1, यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, यानी पहले 1 था, अब 0.1 में से 0.9 ही क्या हुआ है टूटा है, यानी 0.1 टूटा है, अब बाकी टूटने के बाद कितना बचा ये 0.9, यानी इसकी वियोजन की जो दर है वो 100% नहीं है बल्कि 100% से काफी कम है। तो इसका मतलब इसको जैसे हम जल में घोलते हैं तो ये पूरा तरह कंप्लीट टूटता नहीं है, बहुत कम मात्रा में टूटता है, तो इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। यहाँ देखिए दुर्बल विद्युत अपघटय हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। दुर्बल विद्युत अपघटय जो था ये इस तरह से इसको समझना है। तो दुर्बल विद्युत अपघटय का मतलब ये हो गया कि वैसा विद्युत अपघटय जो जल में अगर उसको घोलते हैं तो बहुत कम आयनित होता है, बहुत कम मात्रा में टूटता है, उसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है वीक बेस, ठीक है। अब आइए इसके बारे में आगे भी समझ जाते हैं, ठीक है ना, आगे इसकी कहानी को समझते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे दुर्बल अम्ल को, फिर समझेंगे हम लोग दुर्बल क्षार को, ठीक है। सबसे पहले कुछ दुर्बल अम्ल की एग्जाम्पल को समझ जाते हैं, फिर दुर्बल क्षार को समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दुर्बल अम्ल के बारे में जो हमने आपको बताया सेम टू सेम आप उसी तरह का सोच दुर्बल क्षार में भी रख सकते हैं। जैसे एक दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल समझिएगा, दुर्बल क्षार, फिर बारी बारी से फिर सबको पढ़ेंगे। दुर्बल क्षार जिसको हम कहते हैं वीक बेस, है ना, वीक बेस, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको जैसे लिखवाते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जैसे मान के चलिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको आपने जल में घोला। जैसे इसको आप जल में घोलते हो तो क्या होता है, ये ऐसे टूटेगा Ca+2, और देखिए Ca पे तो +2 चार्ज होता है ना, और OH पे हमेशा -1 होता है, लेकिन OH है कहोगे 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ 1 मोल बनेगा, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। अब इसको अल्फा से तोड़िए, 1 माइनस अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा, लेकिन यहाँ दोस्तों अल्फा नहीं होगा, यहाँ देखिए सामने 2 लगा हुआ है, तो यहाँ बता दीजिएगा 2 अल्फा। अब मान के चलिए इसके टूटने की जो दर है वो मान के चलिए कितना है 15%, कितना है 15%। इसका मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा 15, यहाँ करेंगे 15/100, 15/100 का मतलब 0.15 है ना, भाग देंगे तो 0.15 आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 में से हम 0.15 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.85, ठीक है। यहाँ बनेगा 0.15, यहाँ बनेगा 2 गुणे 0.15, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये लगभग आपका हो जाएगा 0.30, ठीक है। तो इस तरह से ये बना। इसका मतलब दुर्बल क्षार को भी अगर हम देखिए तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए पूरा नहीं टूटा है, ये पूरा टूटा है, कुछ बच गया है यहाँ पे, यानी अगर ये प्रबल होता तो यहाँ पे 0 बचता, लेकिन दुर्बल होने की वजह से यहाँ पे इसकी बहुत सारी मात्राएं यहाँ बच चुकी है, तो इसीलिए इसको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। और दुर्बल क्षार विद्युत अपघटय क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट टूटता नहीं है। एक और एग्जांपल समझ जाइए, जैसे दुर्बल क्षार का एक एग्जांपल हम लेते हैं NH4OH, ठीक है। देखिए दुर्बल क्षार, ये क्षार किसे कहते हैं, तो जो जल में घुलने के बाद H+ देता है उसको अम्ल कहते हैं, और जो OH- देता है उसको क्षार कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ जाइए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए ये हम पढ़ेंगे इसको रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। जैसे इसको हम H2O डाला हमने, ठीक है ना, तो ये कैसे टूटेगा, NH4 पर कितना चार्ज होता है कोई बता सकता है, प्लस, और OH पे कितना होगा माइनस, तो इसको तोड़िएगा तो 1, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। अब इसको अल्फा में तोड़िए, 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा। अब अल्फा मान लीजिए कुछ भी हो, इसका मान 20% है, इसका मतलब 0, अल्फा का मान कितना है 0.2 है ना, 20/100 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर घटाएंगे 1 माइनस 0.2 तो ये आ जाएगा लगभग 0.8, यहाँ आ जाएगा 0.8 और यहाँ आ जाएगा 0.8। तो देखिए यहाँ पे क्या पूरा ये टूट गया, नहीं टूटा, कुछ मात्रा इसकी 0.8 जो मात्रा है वो अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब जैसे इसको जल में हम घोलते हैं तो ये कंप्लीट टूटता नहीं है बल्कि इसकी मात्राएं बच जाती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, उस एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल का क्या क्या एग्जाम्पल है उसके बारे में देख लेते हैं, और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में। जैसे इन जो दुर्बल अम्ल आपके बोर्ड पे यहाँ पे हम आपके सामने दिख रहा होगा, ये सभी के सभी जो दुर्बल अम्ल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस दुर्बल अम्ल से आपको मतलब कि एक तो कंपटीशन में सवाल आते हैं, ये तो कंफर्म है अगर केमिस्ट्री का कंपटीशन का सवाल हो तो ये अक्सर पूछा जाता है।
और आपको भी ये जानकारी रहना चाहिए कि इसका क्या क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो अगर और आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आए। इसमें हमने कुछ ये चीजें कोशिश किया है कि जो मतलब बेवजह का जो चीजें आपको याद नहीं रखना चाहिए, जैसे टार्टरिक अम्ल का आपको सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैलिक अम्ल का सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अनावश्यक जानकारी जो हमारे दिमाग को बोझिल बना सकती है, उन सारी चीजों को हमने हटाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो बस आपको जानकारी सामान्यतः जो इसकी जानकारी है उसको याद रखना है, इसको बस एक बार देख लेना है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, दुर्बल अम्ल के क्या क्या एग्जाम्पल है, एक बार अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना है, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, CH3COOH, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का जो यूज होता है, इसका यूज होता है सिरका में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, सिरका का नाम सुने होंगे आप लोग, सिरका जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विनेगर में इसका हम प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल कहाँ पर किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और अचार को खराब होने से बचाना हो तो हम उसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसको भी लिख सकते हैं अचार को खराब होने से बचाने में, अचार को खराब होने से बचाने में हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सिरका में क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा फॉर्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला आपको याद रखना है HCOOH, है ना। ये जो होता है ये किसमें पाया जाता है, ये आपको चींटी के डंक में, जितनी भी चींटी होती है, चींटी के डंक में, जो एकदम लालका चींटी होती है ना, हड़ाका, जो एकदम खतरनाक काटती है, तो चींटी के डंक में ये पाया जाता है, चींटी के डंक में। चींटी अगर आपको काट देगी तो वो आपके शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है ना। इसका फार्मूला याद रखिएगा HCOOH। तो चींटी के डंक में ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा, अगर कोई बिच्छू है ना, बिच्छू के डंक में भी ये पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी क्या होता है, ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बात याद रखिएगा इस चीज को। तो हमने आपको यहाँ पे अभी दो चीजें बताई, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना। अचार को खराब होना है तो इसी को डाला जाता है, एसिटिक अम्ल को, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। फिर फॉर्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में ये पाया जाता है। साइट्रिक जो अम्ल है ये खट्टे फलों में पाया जाता है ना, तो नींबू और संतरा, जैसे खट्टे फलों में आप ये लिख सकते हैं, खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में इसको पाया जाता है, कौन से, साइट्रिक अम्ल। इसका ये सूत्र याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस साइट्रिक अम्ल कैसे पाया जाता है, खट्टे फलों और नींबू और संतरा में। चौथा जो दिख रहा है आपको ऑक्जेलिक अम्ल, इसका फार्मूला याद रखिएगा, C2H2O4। इसका जो ये पाया जाता है टमाटर और पालक में। कहाँ पाया जाता है ये, टमाटर और पालक में। तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। टमाटर और पालक में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़ों के दाग को अगर हटाना हो तो कपड़ों को दाग को हटाने में हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ों के दाग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। कपड़ों के दाग हटाने में किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। पांचवा जो एग्जाम्पल है कार्बोनिक अम्ल, जिसका फार्मूला याद रखना है H2CO3। तो H2CO3 का प्रयोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में। तो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं ना, हमने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन यानी विलयन वाले चैप्टर में, कि अगर किसी गैस की विलेयता को बढ़ाना है तो आप क्या कीजिएगा, किसी गैस को द्रव में घोलना चाहते हो तो उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए आप उसके आंशिक दाब को बढ़ा दो, यानी प्रेशर को बढ़ा दो। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है कि हम प्रेशर से CO2 गैस को पानी में घोल देते हैं। तो जैसे ही CO2 और पानी जब मिलता है तो ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, और कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में ये वाला पाया जाता है। तो वही क्या होता है, जल को हम CO2 में घोल देते हैं तो उसी को कार्बोनिक अम्ल होता है, वहां से बन जाता है H2CO3। छठवां जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है फास्फोरिक अम्ल, ये आपको पाया जाता है उर्वरक और शीतल पेय में। उर्वरक, ये पाया जाता है उर्वरक यानी खाद जो हो गया
उर्वरक और शीतल पेय में, उर्वरक और शीतल, ये जो ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें भी ये पाया जाता है। शीतल पेय में, शीतल मतलब होता है ठंडा, है ना, तो वहां पे भी क्या होता है, ये पाया जाता है। बात समझ में। फास्फोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये पाया जाता है आपको इमली और अंगूर में। ये कहाँ पाया जाता है? इमली, इमली और अंगूर में। तो इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात किया जाए तो ये दही और खट्टे फलों में, खट्टे दूध में, सॉरी, दही और खट्टे दूध में, दही और खट्टे दूध में, दही और खट्टे दूध में आपको ये पाया जाता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। तो जितनी भी दही होती है और जो खट्टे दूध होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध कहने का मतलब दूध से छाछ बना दीजिए तो उसमें वो भी खट्टा होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। किसमें पाया जाता है? सेब। एप्पल जानते हैं ना, एप्पल या सेब, तो एप्पल में क्या पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। तीसरा जो है स्कार्बिक। स्कार्बिक जो पाया जाता है आंवला और विटामिन युक्त फलों में, आंवला और विटामिन सी युक्त फलों में, विटामिन सी युक्त फलों में, विटामिन सी युक्त फलों में क्या पाया जाता है? जिस फलों में विटामिन सी पाया जाता है उसमें स्कार्बिक अम्ल भी पाया जाता है। तो स्कार्बिक अम्ल क्या करता है? आंवला और विटामिन सी में पाया जाता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका जिसका नाम है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक यानी जो क्रीम होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम का नाम जानते हैं ना? एंटीसेप्टिक क्रीम दाग धब्बे को हटाए, है ना। तो एंटीसेप्टिक क्रीम में इसका प्रयोग करते हैं। सेप्टिक क्रीम में, एंटीसेप्टिक क्रीम में। और कहाँ का प्रयोग करते हैं? और एक तो एंटीसेप्टिक क्रीम में कैरम का जो पाउडर होता है ना, जो कैरम की गोटियों को सरकाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो कैरम के बोर्ड पर पाउडर के रूप में, कैरम के बोर्ड पर, कैरम के बोर्ड पर चिकनाई हेतु, चिकनाई यानी चिकनाई बना रहे, यानी कैरम जो होता है, कैरम खेलता है तो कैरम पर अगर हमको गोटियों को सरकाना है तो उसमें हम लोग बोरिक अम्ल वाला जो पाउडर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो चिकनाई हेतु पाउडर के रूप में, तो चिकनाई हेतु पाउडर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है हाइड्रोजन साइनाइड, सबसे लास्ट वाला, इसका प्रयोग करते हैं अत्यंत विषैला अम्ल। ये कैसा विषैला अम्ल है? ये है अत्यंत विषैला अम्ल है, अत्यंत विषैला अम्ल है, एकदम ये विषैला अम्ल है, ठीक है ना, अत्यंत विषैला अम्ल है। और औद्योगिक पॉलिसीन और कीटनाशक में इसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशक में इसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में। और उद्योग में पॉलिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, औद्योगिक पॉलिशिंग में, है ना, औद्योगिक पॉलिशिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया कि दुर्बल अम्ल के क्या क्या मतलब उदाहरण है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया एसिटिक अम्ल, ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। तो इसका प्रयोग ये सिरका में पाया जाता है और अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूसरा अम्ल हमने आपको बताया फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में ये पाया जाता है, ठीक है। तीसरा बताया आपको सिट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप नहीं याद रख सकते हैं, ठीक है ना। खट्टे फलों, जो भी खट्टा फल होता है जैसे संतरा, नींबू, इसमें ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें C2H2O4, टमाटर और पालक में पाया जाता है, कपड़ों के दाग को हटाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। उर्वरक और जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें भी ये मिला होता है, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल की बात किया जाए तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही और खट्टे दूध में पाया जाता है। नौवां मैलिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और विटामिन सी युक्त फलों में, जो भी फल होते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे नींबू में भी ये पाया जाएगा, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाएगा।
संतरा में भी पाया जाएगा, आंवला में तो ज्यादातर मात्रा, सबसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। बोरिक अम्ल की बात किया जाए, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ये एंटीसेप्टिक जो क्रीम होते हैं, जैसे जो भी क्रीम एंटीसेप्टिक लिखा होता है उसमें ये मिला होता है। कैरम के बोर्ड पर चिकनाई हेतु पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एकदम अत्यंत विषैला अम्ल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अपने 12th में भी। कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं और औद्योगिक पॉलिशिंग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल और उसके कुछ उपयोगों के बारे में भी हमने आपको बता दिया, सामान्य जानकारी भी हमने आपको समझाया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं दुर्बल क्षार के बारे में, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं दुर्बल क्षार के कुछ एग्जाम्पल। हमने आपको यहाँ पे लिखा है दुर्बल क्षार यानी वीक बेस के एग्जाम्पल, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, कुछ दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल आपको जेहन में याद रखना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंस भी है यानी महत्व भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, NH4OH है ना, क्या लिखा गया है NH4OH। इसका नाम है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो हम प्रयोग करते हैं खिड़की को साफ करने में, एक याद कोलिन होता है, क्या नाम होता है उसका, कोलिन। तो कोलिन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। कोलिन से क्या होता है, देखिए कभी कभी खिड़की पे धूल और ज्यादा या काफी मतलब कि धुंधला हो जाता है खिड़की का जो कांच होता है, तो उस खिड़की को साफ करने के लिए हम कोलिन का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या समझ में आ गया ना। MgOH2 आपने इसका नाम सुना होगा, 10th में आपको हमने पढ़ाया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या करता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के आमाशय में HCl बनते रहता है, तो HCl अगर ज्यादा मात्रा में बनेगा तो आपको हो जाएगी एसिडिटी, और उसी एसिडिटी को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका जो आपको दैनिक जीवन में इनो के नाम से या पेपीज के नाम से या इस टाइप के कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, उसमें एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिले होते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम करता है, ये पेट की अम्लीयता को दूर करने में आवश्यक है। पेट में आपकी अम्लीय यानी एसिडिटी हो गई है तो उसको दूर करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है यहाँ पे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये एंटासिड दवा, जो भी दवाएं होती है एंटासिड वाले, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और जल शोधन में, जल को अगर मान लीजिए कि कोई जल है वो बहुत खराब जल है, तो उस जल को हम बहुत शुद्ध करते हैं इसी के द्वारा, जल शोधन में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये समझ में आ गया। एक आपने नाम सुना होगा NH3, ये हमने सोल्यूशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। NH3 जिसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग हम उर्वरक बनाने में करते हैं, यानी खाद बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, खाद बनाने में, ठीक है ना। पांचवा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसको बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसको हम अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं या अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके आग बुझाया जाता है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में और बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा में भी इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी आपके पकवान बनते हैं, पुआ जो भी बनता है, मलपुआ, यह सब, इस सब में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पिरेडिन। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। C5H5N, ये दवाओं और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दवाओं और कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पिरेडिन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं खिड़की साफ करने वाले लिक्विड के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है AlOH का होल थ्राइस। एंटासिड दवाओं और जल शोधन यानी वाटर ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। NH3 जिसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, ये उर्वरक बनाने में हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट,
बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट जो है आपका पिराडीन, जिसका प्रयोग C5H5N दवाओं और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ये सभी के सभी जो है काफी मतलब दुर्बल विद्युत अपघटे हैं। पानी में जो इसको डालेंगे तो ये बहुत कम आयनों में क्या होता है, टूटते हैं या टूटते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटे। और ये आपका दुर्बल क्षार का कुछ एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने पढ़ा दुर्बल विद्युत अपघटे और थोड़ा बहुत पढ़ा हमने लवण के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो आज के लिए वीडियो यही है। यहाँ तक आपको पूरा बढ़िया से कॉपी बना लेना है, नोट्स बना लेना है, इसको कॉपी में लिख लेना है और कॉपी को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको पूरा का पूरा जितना पढ़ाया वो चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।